अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही कॉमन टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेप्टिक अल्सर डिजीज़, यानी कि मैदे के अंदर दर्द सेकेंडरी टू अल्सर्स। हमारे पास कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पेशेंट मैदे में दर्द की कंप्लेन के साथ आते हैं और ये वाली जो डिज़ीज़ है या ये कंप्लेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। आज जो हमारे लाइंस ऑफ डिस्कशंस रहेंगी वो ये होगा कि पेप्टिक अल्सर्स हैं क्या, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इसके साइन और सिम्टम्स मतलब कि आपको मरीज़ क्या बताएगा कि उसको क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमारी ऐसी कौन सी चीज़ें करने से, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से हम इस तकलीफ़ से या इस डिज़ीज़ से ख़ुद को बचा सकते हैं। हम इसको किस तरह से डायग्नोज करेंगे, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर्स है क्या। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हमारे जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसके डैमेज होने की वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है। ये मोस्टली जो हमारे पास मैदे के अंदर एसिड सिक्रेशंस होती हैं उसके इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। अच्छा, अब ये कि हमारे पास अल्सर्स कौन कौन सी जगह पर हो सकते हैं। हमारे आंतों के अंदर या गैस्ट्रिक जो हमारा ट्रैक है उसके अंदर कहाँ कहाँ अल्सर्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं अल्सर्स वो होते हैं हमारे पास छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। उस ड्यूडेनम के भी फर्स्ट पार्ट के ऊपर मोस्टली हमारे पास पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो उसके बाद हो सकते हैं वो गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, यानी कि मैदे के अंदर अल्सर्स का होना। फिर उसके अलावा जो और जो जगह है वो है हमारे पास ग़िज़ा की नाली जो पहला पार्ट जिसे हम एसोफेगस कहते हैं उसके लोअर एंड के अंदर होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर हैं, यहाँ पे ज़्यादातर अल्सर्स नहीं बनते। अब हमारे पास मरीज़ किस तरह की शिकायत के साथ हमारे पास आएंगे। देखिए, इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा चीप कंप्लेन ये होती है कि पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेकर आएगा कि मुझे मैदे पर यहाँ पर दर्द होता है और वो अपना हाथ रख के आपको बताएगा कि मुझे इस जगह पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। उसके अलावा कुछ लोगों में ऐसा होता है कि हम कुछ खा लेते हैं तो हज़म नहीं होता, थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो बोझ पड़ जाता है, हमें अजीब से थोड़ा बर्प्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि खट्टे डिकार की शिकायत रहती है। एक आम ज़ुबान में इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करता है पेशेंट आपके पास आकर। कुछ लोगों में वॉमिटिंग्स शुरू हो जाती हैं हज़म ना होने की वजह से, कुछ साथ में लूज़ मोशंस की कंप्लेन भी आपको देंगे। तो ये सारी कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या चीफ कंप्लेन होती है वो है आपके पास एपिगैस्ट्रिक पेन, यानी मैदे का दर्द। अब क्लिनिकल बेसिस के ऊपर भी, क्योंकि मोस्ट कॉमनली या तो ये ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं पेप्टिक अल्सर्स में या फिर ये गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, हम क्लिनिकली कुछ ख़ास तरह से मरीज़ आपको सिम्टम्स बताएगा जिसके ऊपर आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आइदर ये ड्यूडेनल अल्सर्स हैं या ये गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं। देखिए, अगर पेशेंट आपको ये बात कहता है आते ही कि मैं खाना कुछ भी खाता हूँ और उसके फ़ौरन बाद मुझे तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है ये गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, क्योंकि जो एसिड सिक्रीशंस होती है हमारा खाना खाते ही स्टार्ट हो जाती है और मैदे में एसिड सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर या मैदे के अंदर अल्सर होते हैं वो फ़ौरन पेनफुल हो जाते हैं और आपको फ़ौरन से दर्द स्टार्ट हो जाता है। और जो ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं उसके अंदर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं खाना खाता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन हाँ 2 से 3 घंटे गुजर जाने के बाद मुझे जो है वो तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है। तो ये जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर जब खाना आता है तो जो स्टमक और छोटी आंत को जो जगह मिलाती है वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, वो क्लोज़ हो जाता है और खाना जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टे करता है आपके मैदे के अंदर। तो इसीलिए आपको जो छोटी आंत के अंदर अल्सर्स होते हैं उसकी वजह से तकलीफ़ खाने के फ़ौरन बाद नहीं होती, खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद होती है। अब ऐसी क्या है चीज़ें हैं कि जो इसके कॉजेज़ करवाती हैं या जिसकी वजह से ये अल्सर्स हमें हो जाते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो है इसका एच पाइलोराई का इन्फेक्शन। एच पाइलोराई एक ग्राम नेगेटिव रॉड है, इसकी इन्फेक्शन की वजह से आप ये अल्सर्स डेवलप कर लेते हैं।
इसका इन्फेक्शन का देखिए अभी तक कोई प्रॉपर वजह नहीं पता कि ये हमारी बॉडी में क्यों हो जाता है, लेकिन कहा ये जाता है या जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये बताया जाता है कि पर्सन टू पर्सन इसकी ट्रांसमिशन होती है, स्पेशली बच्चों में या यंग एडल्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि पर्सन टू पर्सन, अगर घर में एक बंदे को एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि घर के दूसरे अफराद को भी उसी पर्सन से ये एच पाइलोराई का इन्फेक्शन हो जाए। दूसरी बात ये कि स्ट्रेस एक ऐसा कॉज है कि जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हम डेवलप कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं या आपका लाइफ स्टाइल ही इस तरह का है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या किसी भी आपकी लाइफ की वजह से आपको स्ट्रेस में है और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो उसकी वजह से आप अल्सर्स डेवलप कर लेते हैं। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से आपको अल्सर्स हो सकते हैं। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो आप पेप्टिक अल्सर डिजीज़ डेवलप कर सकते हैं। आप इस तरह का फूड लेते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और आप फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर स्पाइसी फूड ही लेते हैं, आपकी डाइट बैलेंस्ड नहीं है, आपके डाइट के अंदर और किसी चीज़ का आप जिस तरह सब्जियां या फ्रूट्स है उनका इस्तेमाल नहीं है, बहुत ज़्यादा जंक्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आप पेप्टिक अल्सर डिजीज़ डेवलप कर लेंगे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करते हैं, आप कॉफ़ी लेते हैं बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, या आप सिट्रस फ्रूट या सिट्रस जो ड्रिंक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। फिर कुछ सिंड्रोम्स हैं जैसे कि ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इसके अंदर आप मल्टीपल गैस्ट्रिक अल्सर्स आपको हो जाते हैं। इसमें गैस्ट्रिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है फ्रॉम पेंक्रियाज, जो हमारा लबलबा है वो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन बनाता है, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल जो है वो अल्सर्स हो जाते हैं, और ये एक सिंड्रोम है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, अब हम इसे डायग्नोज किस तरह कर सकते हैं। एक तो हमने अभी डिस्कस किया कि क्लिनिकली जब आपके पास पेशेंट आए तो आप उससे कुछ सवालात करके भी उससे पता कर सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि आया ये ड्यूडिनल अल्सर्स है या ये गैस्ट्रिक अल्सर है। लेकिन उसके अलावा कुछ डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जैसे कि मोस्ट कॉमन कॉज इसका एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है, तो इस इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करवाना ही इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। जैसे मोस्टली जो हमारी कम्युनिटी में बहुत आसानी से टेस्ट करवाया जाता है या जो पाकिस्तान में बड़े आराम से अवेलेबल है वो है स्टूल एंटीजन फॉर एच पाइलोराई। होता ऐसा है कि हम ये टेस्ट करवा लेते हैं और ये टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, लेकिन हमारे सिम्टम्स जो हैं वो अपनी जगह पे ही होते हैं, वो अपनी जगह पे परसिस्ट कर रहे होते हैं, और हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं आखिर ऐसा क्या है कि सिम्टम्स हमारे रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं और टेस्ट हम करवा रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है। देखिए, इस टेस्ट को करवाने के कुछ प्री रिक्विजिट है। जब हमें ये कंडीशन डेवलप होती है, हम एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा होता है, हमारा खाना हजम नहीं होता, तो हम मोस्टली फिजिशियन को जो है वो विजिट करते हैं और वो ट्रायल के अंदर हमें वो PPI रिकमेंड कर देते हैं। तो PPI अगर आप लेते हुए ये टेस्ट करवाएंगे तो वो फॉल्स नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हमें PPI को स्टॉप करना होता है टेस्ट से ऑलमोस्ट 2 वीक्स बिफोर द टेस्ट। और अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक को भी आपको इसी तरह टेस्ट से पहले यानी कि 4 हफ्ते पहले आपको स्टॉप कर देना है। उसके अलावा हम एंडोस्कोपी करवाते हैं। एंडोस्कोपी इसका एक डेफिनेटिव टेस्ट है, क्योंकि हम डायरेक्ट एक कैमरा डालते हैं हम मुंह के ज़रिए और वो मैदे तक जाता है और डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हो जाती है। अगर अल्सर है तो उसकी आप बायोप्सी ले लें तो वो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भी भिजवा दी जाती है कि आया कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, और वो एच पाइलोराई की डायग्नोसिस के लिए भी उसको भिजवा दिया जाता है। और इसके अलावा हम बेरियम स्टडीज़ करवा के देख सकते हैं। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो नॉर्मली हम करवाते हैं, जिसके ज़रिए हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है या नहीं है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम अपनी हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने स्ट्रेस को रिलीव करना है। आपको अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है, आपको योगा करना है। आप मॉर्निंग टाइम पे योगा कीजिए ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। आप ब्रिस्क वॉक करें, आप एक्सरसाइजेस करें थोड़ी सी फॉर अबाउट
20 to 30 मिनट्स पर डे, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। जब आपका स्ट्रेस कम होगा तो जो स्ट्रेस अल्सर्स हैं वो खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको उसको छोड़ना है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आप वो भी छोड़ेंगे, आप अपनी डाइट को बेहतर करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने के शौकीन हैं तो कभी आप खाइए, लेकिन बाकी टाइम के ऊपर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सादा ग़िज़ा लें, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉर्मल या बैलेंस्ड रह सके। उसके साथ साथ फिर आ जाती हैं मेडिकेशंस, जिस तरह के एच पाइलोराई, अगर इन्फेक्शन आपको आ गया है तो आपको उसको एरेडिकेट करना है। इसकी तकरीबन जो थेरेपी होती है फॉर अबाउट 2 वीक्स होती है, जिसमें ट्रिपल और क्वाड्रपल थेरेपी होती है। वो आप जैसे ही आपको अगर ये हो जाता है तो आप अपने फिजिशियन को विज़िट करिए, वो आपको बेहतर तरीके से आपके वेट के हिसाब से और आपके एज के हिसाब से बेहतर रिकमेंडेशन देंगे कि आपको किस टाइम पे ट्रीटमेंट लेना है। उसके अलावा ये कि अगर आपको ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है तो इसके लिए आपको फिर इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लेना है। अब हम इसके डिस्कस कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। देखिए, अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो ये कॉम्प्लिकेट कर जाता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका हेमरेज हो जाएगा, कि अगर आपका अल्सर्स बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो जो आर्टरीज या वेन्स उसके साथ गुजर रही हैं वो पंक्चर होती हैं और आपको मुंह से या उल्टी के अंदर खून आता है बहुत ज़्यादा। तो ये इसका ये कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा ये कि अगर उस अल्सर ने वो इतना डीप हो गया कि उसने पूरा म्यूकोजा को इरोड कर दिया तो फिर परफोरेशन हो जाती है। तीसरी चीज़ ये कि जो हमारे गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं ज़्यादातर, अगर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो वो प्री कैंसरस होते हैं, यानी कि वो कैंसर करवा देते हैं। तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये कंडीशंस हो रही हैं, आपको ये साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं और वो आपके लाइफ स्टाइल या डाइटरी मॉडिफिकेशन से बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो रहे, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए, आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए, आप डायग्नोज करें कि आया आपको एच पाइलोराई तो नहीं है, क्योंकि जो एच पाइलोराई प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन होते हैं वो भी प्री कैंसरस होते हैं, वो भी कैंसर में या लिम्फोमा में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए आपको इनका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल को बेहतर करिए ताकि आप इस डिज़ीज़ से बच सकें। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।